वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। साल सन 1930 होता है। कहानी के शुरुआत में एक होटल के एक रूम में विल्फ्रेड नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है। उसे देखकर लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि वो होटल की दीवार से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद वो कुछ लिखना शुरू करता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके दिल में गिल्ट है जो वो लिखना चाहता है। कहानी यहाँ से कुछ साल पीछे चली जाती है, यानी कि 8 साल पहले, जहाँ पर विल्फ्रेड अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। विल्फ्रेड एक किसान है और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि उसके पास खुद की 80 एकड़ ज़मीन होती है, जबकि उसके पत्नी के पिता ने उसकी पत्नी को 100 एकड़ ज़मीन दी होती है। विल्फ्रेड अपने बेटे को अपनी तरह किसान बनाना चाहता है, जबकि उसकी पत्नी यहाँ पर नहीं रहना चाहती है। इसलिए खाना खाते हुए उसकी पत्नी बोलती है कि अपनी सारी ज़मीन बेचकर शहर चले जाए, लेकिन विल्फ्रेड यहाँ से नहीं जाना चाहता है। इसलिए इनके रिश्ते में दूरियां होना शुरू हो जाती है, और बात यहाँ तक आ जाती है कि एक दिन विल्फ्रेड की पत्नी यह कहती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। हमारे पास जितनी भी ज़मीन है उस पूरी ज़मीन को हम कंपनी को बेच देंगे और जितना भी पैसा आएगा वो आधा आधा बांट लेंगे। विल्फ्रेड यह बातें सुनकर टेंशन में आ जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तलाक के बाद हमारा बेटा किसके पास रहेगा। वो कहती है कि मैं अपने साथ शहर ले जाऊंगी ताकि उसे एक अच्छा भविष्य दे सकूं। विल्फ्रेड कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, और अब वो हर रोज इसी बारे में सोचना शुरू करता है। ना वो अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, ना अपने बेटे को दूर करना चाहता है। इसलिए वो तय करता है कि वो अपनी पत्नी को मार देगा ताकि उसके पत्नी के हिस्से की ज़मीन उसके नाम हो जाए। एक दिन वो देखता है कि उसका बेटा पड़ोस वाली लड़की के साथ है, जो कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है, पर वो अपने बेटे को कुछ नहीं बोलता है, बल्कि वो अपने बेटे को अब धीरे धीरे उसके माँ के यानी कि उसके पत्नी के खिलाफ भड़का देना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बारे में तुम्हारी माँ को पता चला गया तो वो तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो, पर तुम्हारी माँ जल्दी पूरी ज़मीन को बेचकर तुम्हें शहर ले जाएगी। इसके बाद तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कभी मिल नहीं पाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के रास्ते से तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए हटा दूँ। वो भी अपने पिता से सहमत है। विल्फ्रेड उसी रात को अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं ये ज़मीन को बेच दूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है और खुशी खुशी में वो बहुत नशा कर लेती है। जिसके बाद उसका बेटा उसके सामने आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे सब कुछ पता है, और उसके गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। जिससे नाराज होकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। विल्फ्रेड की पत्नी ने बहुत ज़्यादा नशा किया होता है, इसलिए उसे उठाकर उसके कमरे में लेकर जाना पड़ता है। वो तय करता है कि आज ही रात उसे मार देगा। वो अपने बेटे के पास जाता है, जो बहुत गुस्से में होता है, और वो उसे राजी कर लेता है कि हमें तुम्हारी माँ को मारना होगा। उसका बेटा उसके बातों में आकर उसके साथ अपनी माँ को मार देता है, जिसके बाद उसके लाश को अपने ही घर के कुएं में फेंक देते हैं। विल्फ्रेड अब अंदर आकर सारे सबूत मिटा देता है। अगली सुबह वो अपनी पत्नी के सारे कपड़े और ज़रूरत चीज़ों को एक बैग में भर देता है और उस बैग को कुएं में फेंकने के लिए जाता है कि सबको ऐसा लगे कि वो घर छोड़कर चली गई। पर वो जब कुएं के अंदर देखता है तो उसे बहुत सारे चूहे दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है कि क्योंकि उसने पहली बार कुएं के अंदर चूहों को देखा होता है। वो बैग को वहीं फेंककर कुएं के ढक्कन को बंद कर देता है। अगले दिन यहाँ पर उस कंपनी का लॉयर आ जाता है, जिस कंपनी को विल्फ्रेड के पत्नी ने ज़मीन बेचने का वादा किया होता है। लॉयर कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को मिलना चाहता हूँ। विल्फ्रेड कहता है कि वो घर छोड़कर चली गई। दरअसल विल्फ्रेड ने यहाँ पर कहानी बना रखी है, जिसके मुताबिक उसकी पत्नी और उसकी नहीं बनती थी, जिस वजह से उसकी पत्नी रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई। लॉयर कहता है कि मैं तुम्हारा घर चेक करना चाहता हूँ, पर विल्फ्रेड साफ साफ मना कर देता है। साथ ही उसे धमकी भी देता है कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लॉयर कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन विल्फ्रेड की चिंता अब बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि लॉयर अब यहाँ पर पुलिस को लेकर आएगा। इसलिए एक गाय को कुएं में फेंक देते हैं, जिसके बाद कुएं को मिट्टी से भर देते हैं। ये भी एक उन्होंने कहानी बनाई है, जिसके मुताबिक उनकी गाय कुएं में गिर गई है, जिसके बाद कुएं को मिट्टी से भर दिया है। अगले दिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है। इससे पहले पुलिस ऑफिसर उससे कुछ पूछता विल्फ्रेड कहता है कि मेरी गाय कुएं में गिर गई, जिससे के वजह से कुएं को बंद करना पड़ा। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ।
पुलिस ऑफिसर को इस कहानी पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता पर उसके कहानी पर यकीन कर लेता है और अब वो उससे उसके पत्नी के बारे पूछने लगता है। विल्फ्रेड कहता है कि हमारा आपस में नहीं बनती थी, इसलिए वो रात के अंधेरे में चुपचाप घर छोड़कर चली गई। उसका बेटा भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। ये दोनों बहुत ही नॉर्मल व्यवहार कर रहे होते हैं, इसलिए पुलिस को इन पर शक नहीं होता। पुलिस ऑफिसर इसके बाद घर की तलाशी लेने के लिए चला जाता है, जहां पर पलंग के नीचे विल्फ्रेड के पत्नी के शूज दिखते हैं। विल्फ्रेड कहता है कि वो दूसरे शूज पहनकर चली गई। पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर यकीन कर वहां से चला जाता है। अब रात को विल्फ्रेड सो रहा होता है तो उसे गाय की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जब वो उस जगह जाता है तो वह देखता है कि वहां पर चूहा है जो उसी पाइप के अंदर चला जाता है जो कुएं से जुड़ा है। वो उस पाइप को बंद कर देता है और जब अपने कमरे में वापस आता है तो वो देखता है कि उसके पत्नी की आत्मा उसका भूत खड़ा है, पर वो जब उसकी तरफ रोशनी डालता है तो वहां पर उसका बेटा खड़ा होता है। दरअसल उसका बेटा भी आवाज़ से उठ गया था। अगली सुबह विल्फ्रेड का बेटा उसके पास आता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मगर विल्फ्रेड साफ साफ मना कर देता है कि वो कहता है कि मैं इस वक्त पैसों की कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे भी तुम्हारी शादी की ये उम्र नहीं है, कम से कम 25 साल तक तुम्हें रुकना होगा। विल्फ्रेड का बेटा ये बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि माँ होती तो मेरी मदद जरूर करती, हमें ये ज़मीन बेच देनी चाहिए। विल्फ्रेड की और उसके बेटे की आपस में बहस होना शुरू हो जाती है। विल्फ्रेड का बेटा वहां से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद वहां उसके गर्लफ्रेंड के पिता विल्फ्रेड के आ जाते हैं। विल्फ्रेड से कहता है कि आज मेरी बेटी की जो हालत है वो तुम्हारे बेटे की वजह से है। मैं 4 महीने के लिए उसे शहर भेज रहा हूँ, जिसके लिए $300 का खर्चा आएगा। जब वो शहर में बच्चे को जन्म देगी तो वो किसी को अडॉप्शन के लिए दे दिया जाएगा। $300 में से $150 तुम्हारे हिस्सों में आ जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हें $75 देने होंगे। मगर विल्फ्रेड के पास $75 भी नहीं होते, पर उसके बेटे के गर्लफ्रेंड के पिता कहते हैं कि तुम्हें $75 देने ही होंगे, चाहे तुम्हारी ज़मीन को गिरवी क्यों ना रखो। और अब विल्फ्रेड अगले दिन बैंक जाता है। वहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसके ज़मीन के बदले उसे $750 दे दिए जाएंगे। पर विल्फ्रेड अभी भी कन्फ्यूज होता है। वो कहता है कि मैं अपने बेटे से इस पर बात करूंगा। और वो जब बाहर आता है तो वहाँ पर उसकी गाड़ी नहीं होती। उसके बेटे ने वहाँ पर एक लेटर छोटा होता है जिसमें यह लिखा होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, और अगर आपने हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस में कंप्लेंट की तो मैं माँ के मर्डर के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। और विल्फ्रेड पूरी तरह से अकेला हो चुका है। उसे बार बार अजीब अजीब से विजन आते हैं। साथ ही वो देखता है कि ऊपर से छत से खून टपक रहा है। दरअसल वो पानी होता है जो उसे खून दिख रहा है। उसके पास पैसे भी नहीं बचे, इसलिए वो तय करता है कि बैंक से $750 का लोन ले लेगा। उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करना चाहता है, क्योंकि उसके घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। बैंक से पैसे लेकर वो घर आ जाता है और तभी एक चूहा उसके हाथ को काट लेता है, जिस वजह से खून पैसों पे लगता है। विल्फ्रेड पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया है और साथ ही उसने लोन भी ले चुका है। उसके हाथ पे चूहे ने काटा होता है, इसलिए वो अपने हाथ में पट्टी बांध लेता है और अपने दिल के गम को, राहत के चोट के दर्द को भुलाने को वो शराब पीता है। पूरी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके हाथ का इन्फेक्शन बनने लगता है और अब सर्दियाँ भी शुरू हो चुका है। बाहर बर्फबारी हो रही होती है और उसी बर्फीले तूफान में वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है ताकि डॉक्टर के पास जा सके, लेकिन उसकी गाड़ी चालू नहीं होती, जिस वजह से एक बार फिर से उसे घर में आना पड़ता है। उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए वो और ज़्यादा शराब पीता है और तभी वो दरवाजे के बाहर देखता है तो जहाँ पर उसकी पत्नी की आत्मा होती है वो अक्सर उसे दिखती रहती है और उसे डर कर नीचे बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी की आत्मा उसके पीछे आती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा चूहे भी उसके पत्नी के आत्मा के साथ होते हैं और अब विल्फ्रेड अपने ज़िंदगी से परेशान हो चुका है। वो अपने पत्नी के आत्मा से कहता है कि मुझे मार दो, पर वो उसके पास आती है और बताती है कि हमारा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ से जाने के बाद उनके पैसे खत्म हो गए, जिस वजह से उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जल्दी ही वो फेमस हो गए और उनका नाम रखा गया स्वीटहार्ट बैंडिट्स, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका साथ दिया करती थी। और एक दिन वो किसी को लूट रहे थे तो घर के मालिक ने हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड को गोली मार दी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई।
हमारा बेटा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। यानी कि विल्फ्रेड ने अपने पूरे परिवार को खो दिया है। ये सब बातें सुनने के बाद बेहोश हो जाता है और उसे होश आता है तो वो पुलिस ऑफिसर के गाड़ी में होता है जो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उसके हाथ को काट दिया जाता है क्योंकि उसके हाथ में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका था। कुछ देर बाद उसके पास पुलिस ऑफिसर आता है और बताता है कि एक दिन पहले हमें एक लेडी की लाश मिली थी जिसे कुछ लुटेरों ने लूटा और मार दिया। उसका पूरा चेहरा खराब था लेकिन वो हूबहू तुम्हारे पत्नी की तरह थी। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही और यही बात बताने के लिए तुम्हारे घर पर आया था। हमने तुम्हारी पत्नी के केस को बंद कर दिया है, यानी कि विल्फ्रेड को उसके पत्नी के मर्डर की कभी सजा नहीं मिलेगी। साथ ही उसके पत्नी के आत्मा ने जो बात कही थी, हमारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, वो बात सही होती है। उसके बेटे के लाश को उसे दे दिया जाता है। ये बात उसने कहीं न्यूज में सुनी थी, जिस बात को अपने तरह बाद में विजुलाइज किया। विल्फ्रेड अपने बेटे का फ्यून करता है, जिसके बाद अपने बेटे के गर्लफ्रेंड के पिता के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी ज़मीन $500 में बेचना चाहता हूँ। पर वो वहाँ से उसे भगा देता है क्योंकि उसके बेटे के वजह से उसकी बेटी मर गई है। विल्फ्रेड इसके बाद अपने घर आ जाता है जहाँ पर हर जगह उसे चूहे दिखते हैं। जब से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है तभी से उसे चूहे दिखते हैं। ये चूहे सिर्फ उसी को दिख रहे होते हैं क्योंकि वो अपने गिल्ट को, अपने अपराध को चूहे के रूप में देख रहा होता है जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब क्योंकि उसने बैंक से $750 का लोन लिया था जो वो चुका नहीं पाया, इसलिए उसके घर को ज़मीन को नीलाम किया जाता है और इस तरह से वो अपने ज़मीन और घर को खो बैठता है। विल्फ्रेड अपनी एक गलती के कारण अपनी पत्नी, अपने बेटे को, अपनी ज़मीन और अपने घर को खो बैठा है। उसके पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो शहर आ जाता है जहाँ वह छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर देता है। लेकिन अब भी उसका गिल्ट, पछतावा उसके साथ होता है। वो अपने आप को अपराधी समझता है और इसलिए उसे हर जगह चूहे नजर आते हैं। वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है और जब भी उसे थोड़ा बहुत होश रहता है तो वो उन लोगों के घर जाता है जिन लोगों के परिवार वालों को उसके बेटे ने लुटते हुए मारा था। उन सब से माफ़ी मांगता है और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। कहानी वापस में प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वो कुछ लिख रहा होता है। उस लेटर में अपने सब गुनाहों को लिखता है कि किस तरह से उसने अपनी पत्नी को मारा था। हालांकि उसके पत्नी के केस को बंद कर दिया है, लेकिन वो जानता है कि वो असली गुनहगार है, इसलिए उसे उसके कमरे में बहुत सारे चूहे दिखना शुरू हो जाते हैं। और तभी उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसके बेटे की गर्लफ्रेंड का घोस्ट आ जाता है और वो सब उसे देख रहे होते हैं और उसका बेटा कहता है कि तुम्हारा अंत आ चुका है। शायद ये विल्फ्रेड ने वहम बनाया है कि उसकी ज़िंदगी का अंत आ चुका है। जो अपराध तुमने किए थे अब वो तुम्हें जिन्हें नहीं देंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अगर कोई गुनाह किया है, भले ही दुनिया को इस बारे में नहीं पता, पर यह गुनाह, वह अपराध उसे कभी जिन्हें नहीं देगा। वो हमेशा उसके साथ साथ चलता है, जिस तरह से विल्फ्रेड के साथ चलता रहा और उसके अंत का कारण बना। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ गई होगी।